वेलकम स्टूडेंट्स। आज बेटा मैं आपके साथ सैम्पल पेपर डिस्कस करूंगा जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है। इसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर में आने के चांस है। मैं वन बाय वन सभी के सभी आपके साथ डिस्कस करता हूं। ठीक है बेटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा वो है एन अनराइप मैंगो प्लेस इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल श्रिवल्स बिकॉज। कहता है जब हम अनराइप मैंगो को किसी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में, ये वाला जो सॉल्यूशन है ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। आपने इसको समझना है, सिर्फ रट्टा नहीं मारना कि ये वाला आंसर है। तो क्या होता है, कहता है कि जब हम इसमें मैंगो को रखते हैं इसमें, तो मैंगो अब एक तरफ आपके पास मैंगो है, ठीक है जी। ऐसे मैंने जस्ट बना दिया दिस इज मैंगो। जब इसको इसके अंदर रखते हैं तो अब ये वाला सॉल्यूशन क्या है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो फिर क्या होगा कि जो इसकी वॉल है वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करेगी और जो इसके अंदर का सॉल्वेंट है वो बाहर की तरफ चला जाएगा, एक्सो ऑस्मोसिस हो जाएगी। तो जब ये इसमें से जो सॉल्वेंट है, जो वाटर है, वो बाहर निकल आएगा तो क्या हो जाएगा कि ये श्रिंक कर जाएगा, श्रिवल्स कर जाएगा। इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा कि जब हम इसको रखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन में पिकल बनाने के लिए तो क्या होगा, इट लूजेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कंपैरिजन टू ए 0.01 मोलर solution of glucose, the depression in freezing point is of 0.01 molar MgCl solution is। देखो बेटा, जो भी ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी है, हमने ये देखना है कि ये किसके ऊपर डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, कंसंट्रेशन की और वांट ऑफ फैक्टर के ऊपर। अगर हम लोग ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये ब्रेक नहीं करता, तो इसके लिए हम आई लेते हैं 1। और अगर हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, अब कंसंट्रेशन तो दोनों की सेम ही है, अगर मैग्नीशियम क्लोराइड लेते हैं तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो ऑब्वियस है कि जो, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड जब ब्रेक करेगा तो क्या करेगा, ये मैग्नीशियम आयन बनाएगा प्लस 2 क्लोराइड आयन, मतलब टोटल 3 आयन्स बनेंगे, तो आई 3 हो गया। तो इसका मतलब कितने टाइम होगी, अबाउट 3 टाइम्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम लोग किसको बोलते हैं, वो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो उसको हम लोग बोल देते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सी होगी, फिर चौथे वाली होगी, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो ये वाला। ठीक है जी, क्योंकि और ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज द फाइनल ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज आफ्टर द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इन ए ड्राई सेल। देखो बेटा, ड्राई सेल में जब हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं MnO2। अगर आप इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालो तो वो कितनी निकलेगी, यहाँ पे +4 निकलेगी। ठीक है। अब होता क्या है, जब ये इसकी रिडक्शन होती है तो ये चेंज हो जाता है Mn2O3 में। तो यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, अगर इसको x मान के चल लो, इसके ऊपर -2 लिख लो, तो ये कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी। देखो +4 से क्या होगी, +3 रिडक्शन होगी। तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन में क्या कहा कि किस में चेंज होती है, फाइनल ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है इलेक्ट्रो ड्राई सेल में, तो इसका आंसर है +3। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर ए सर्टेन गैसियस रिएक्शन इज दिस। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, कहता इसने हमें क्या बताया कि यूनिट्स बता दिए कि क्या है, एटमॉस्फेयर -2 सेकेंड इनवर्स। कहता रेट कांस्टेंट के जो यूनिट है वो डिपेंड करते हैं ऑर्डर पे। अब वो हमें ये पूछ रहा है कि बताओ किस ऑर्डर के रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा कि उसके ये वाले यूनिट हो। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये है, जब कंसंट्रेशन हो तो हम लोग 1 - n लिखते हैं, जब गैसियस में हो सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो हम लोग प्रेशर लेते हैं, तो फिर एटमॉस्फेयर यहाँ पे लिख देते हैं, बस बाकी सारा का सारा वही है। अब यहाँ पे क्या भरे कि ये वाली चीज बन जाए, यहाँ पे मुझे क्या भरना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे भरना पड़ेगा 1 - 3, क्योंकि जब 1 - 3 भरूंगा तो फिर एटमॉस्फेयर -2 आ जाएगा और सेकंड इनवर्स आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कौन सी ऑर्डर हो गई, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास है, क्योंकि यहाँ पे मुझे n की वैल्यू कितनी क्या भरनी पड़ी, 3, इसलिए मैंने कहा कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन दिस। बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल आप समझो, किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, मींस ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं या कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। इसके अंदर हमारे साथ मेटल के साथ साथ लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब
कितने मोनोडेंटेट कितने बाइडेंटेट लिगेंड लगे हुए हैं वो टोटल ऐड करके हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता लगता है, जिन्होंने मेटल को घेरा हुआ है या कह लो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 Cl है, एक पेरिडीन है, एक ये NH3 अमाइन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास Cl जो है वो मोनोडेंटेट है, पेरिडीन भी मोनोडेंटेट है और अमोनिया भी मोनोडेंटेट है। तो 2 इसके हो गए, पेरिडीन 1 हो गया, अमाइन भी 1 हो गया, तो टोटल 4 हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा आपका, 4 है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, करना पड़ेगा। हाँ जी, रिएक्शन ऑफ टॉल्यूइन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड गिव्स प्रीडोमिनेंटली। कहता है जब आपके पास टॉल्यूइन है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये मेरे पास टॉल्यूइन है, रिंग के ऊपर जब CH3 लगा होता है तो उसको टॉल्यूइन बोलते हैं। तो ये Cl2 फेरिक क्लोराइड रिएक्शन है। अब बेटा ये जो फेरिक क्लोराइड है ना, ये लुईस एसिड है। ये क्या करता है, हम इसको क्यों डालते हैं कि ये क्या करता है, ये Cl को हेट्रोलिटिकली तोड़ता है, मतलब कि अनइवनली तोड़ता है। उससे क्या होगा, हमारे पास एक Cl पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव निकलेगा, और जो नेगेटिव वाला है Cl नेगेटिव है उसको ये फेरिक क्लोराइड अपने पास संभाल लेगा, क्योंकि फेरिक क्लोराइड बेसिकली एक लुईस एसिड है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये रिंग के ऊपर अटैक कर देता है। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि ये अटैक करेगा तो ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो ये इसने इस पे और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई होगी, तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, या तो ये यहाँ पे लगेगा या फिर ये आके पैरा पे लगेगा। पैरा प्रोडक्ट ज्यादा बनता है क्योंकि एक दूसरे से दूर होने के कारण रिपल्शंस कम होती हैं, तो इसलिए मेजर अमाउंट जो है वो पैराक्लोरोटॉल्यूइन होती है और माइनर अमाउंट जो होती है ऑर्थोपैरा। मीन्स हमारे पास ऑर्थो और पैराक्लोरोटॉल्यूइन बनते हैं। ठीक है, एक ये पैरा बन गया, इधर आप ऑर्थो बना लेना, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, इसमें एक चीज आपको मैं जरूर बताऊंगा कि इसको क्वेश्चन को अगर हो सकता है ऐसे ना करे, दूसरी तरह चेंज करके दे दें, यहाँ पे ये लिखे ही ना, यहाँ पे सिंपल क्या लिख दें, लाइट। अब सारी रिएक्शन ही चेंज हो गई बेटा, सारी की सारी रिएक्शन ही चेंज हो गई, और सेम इसी तरह से रिएक्शन लिखी हो। तब आपने ये नहीं करना कि Cl को इसके ऊपर लगा देना, तब आपने, क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होगी, तो यहाँ पे फिर जो रिंग के साथ अल्काइल ग्रुप लगा है उसका एक निकलेगा H, और इसके साथ Cl लग जाएगा, मतलब यहाँ से H और Cl बाहर निकल जाएगा और Cl इसके साथ लग जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा। देन उस टाइम पे बेंजाइल क्लोराइड बनेगा, बट ये कब बनेगा, जब लाइट की प्रेजेंस में हो। जब लुईस एसिड की प्रेजेंस में हो तो हमारे पास ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन नॉट बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेंटेनल एंड 2 पेंटेनॉल। अब पेंटेनल और दूसरी तरफ क्या है, 2 पेंटेनोन। देखो हमें कंपाउंड से कोई लेना देना ज्यादा नहीं पड़ता, हमें ये देखना है कि ये एक एल्डिहाइड है और ये हमारे पास क्या है, कीटोन है। एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट मेथड क्या है, टॉलरेंट रिएजेंट टेस्ट। टॉलरेंट रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ये मैं इसलिए साथ में रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको अगर आ जाए कि टॉलरेंट रिएजेंट क्या होता है एमसीक्यू में, तो आपको पता हो ये अमोनिकल सॉल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का। इस टेस्ट में क्या होता है कि जो एल्डिहाइड है वो सिल्वर मिरर बनाता है, तो इसको हम लोग मिरर टेस्ट के तौर पे भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इसका आंसर हो गया ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज मोस्ट एसिडिक। इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। देखो वो वाला एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जिसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। एक मेरे पास ये वाला एसिड है, एक मेरे पास ये वाला एसिड है, इसके पास 3F लगा देता हूं मैं, ठीक है 3F लग गए, और साथ में क्या है मेरे पास COOH। इसी तरह से एक CCl3 COOH, और एक क्या है CBr3 COOH। एक की मैंने ऐसे ओपन करके बना दिया, बाकी सारे इकट्ठे बना दिए ताकि आपको मैं एक से समझा दूंगा सभी का। यहाँ पे जब H निकलेगा तो क्या बनेगा, ये यहाँ पे जब H निकलेगा तो क्या बनेगा, ये वाला कॉन्जुगेट बेस। इसी तरह से यहाँ पे कौन सा बनेगा, इसके भी Cl सारे आप करके दिखा सकते हो,
और इसी तरह से ये। अब आपने ये देखना कोई कौन सा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है। जिस कॉन्जुगेट बेस में नेगेटिव चार्ज जो है वो खत्म हो रहा है तो वो हम कहेंगे या डिस्पर्स हो रहा है तो वो वाला ज्यादा सबसे स्टेबल होगा। अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये वाला कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं है। अब इसमें क्या लगे हुए हैं, ये वाले जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे जोंक आपके सिर से खून चूसती है ना, ये चूस रहे हैं इसको, तो ये फर्दर यहाँ से खींचेगा, तो ये इधर से खींचेगा, तो मतलब इसका नेगेटिव चार्ज जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। अब हम देखेंगे कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे भी लगे हुए हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, तीनों के केस में लगे हुए हैं। अब कैसे डिसाइड करेंगे, तो हम देखेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर सबसे ज्यादा है। तो हमें पता है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये सबसे ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ज्यादा इसको डिस्पर्स करेगा नेगेटिव चार्ज को। इस वजह से ये ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा ट्रू फॉल्स है। ये ट्रू फॉल्स में हमने देखना है द कंपाउंड ऑफ COCl2NH3NO2 एंड दिस शो कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। तो अब ये वाला हम देखते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। इसमें ये दिक्कत है कि उसने हमें बोल दिया ये वाले कंपाउंड को, अगर आप देखो कि ये, अगर आप ध्यान से देखो, मैं आपको ना ऐसे कंपाउंड बताता हूँ। देखो इस दोनों में कोबाल्ट है, पहली बात, दोनों में कोबाल्ट है, दोनों में ClCl है, दो Cl लगे हुए हैं, दोनों कंपाउंड में NO2 ग्रुप लगा हुआ है, दोनों में NH3 लगे हुए हैं, चार। अब मतलब कि ये सारे के सारे लीगेंड दोनों कंपाउंड में इधर भी प्रेजेंट है और इधर भी प्रेजेंट है। अब आपने कैसे पहचानना है, आपने देखना कि इनकी कॉम्पोजिशन तो सेम है दोनों की, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस, जब जब ये इनको इसी फॉर्म में लेते हैं तो देखते हैं कि जब ये वाला है Cl2NH3 4NO2, जब मैं कहूँ कि इसको ब्रेक कर दो, ये डिसोशिएट होगा, तो क्या बनाएगा, इसमें ये वाला कैटायन होगा और ये वाला आपका क्या होगा, एनायन होगा। साथ में क्या बनेगा, NO2 नेगेटिव। इसी तरह से ये वाले केस में कौन कौन से बन रहे हैं, इसमें बन रहा है COCl NO2 NH3 4Cl। अब ये जब डिसोशिएट करेगा एक्व सॉल्यूशन में तो क्या बनाएगा, COCl NO2 NH3 4 और प्लस यहाँ पे बाहर क्या आएगा, Cl नेगेटिव। अब देखो दोनों की कॉम्पोजिशन सेम है, सेम लिगेंड सब कुछ सेम है, बट ये डिसोशिएट करने के बाद आयंस इनमें डिफरेंट आ रहा है। ये कोई एक टेस्ट देगा, ये अगर मान लो मैं इसमें सिल्वर नाइट्रेट डालता हूँ तो ये इसमें सेकंड, इसमें तो ये सिल्वर क्लोराइड बन के प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, तो हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जबकि ये वाला नहीं करेगा। तो दोनों में इस तरह से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ आयंस जब डिफरेंट डिफरेंट देते हैं तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जबकि वो क्या कह रहा है कि ये वाले दोनों आपस में कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म है, कोऑर्डिनेशन। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, आपकी फॉल्स है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लिगेंड। बिल्कुल ठीक है, जब हम लोग ये डी ऑर्बिटल है, जब डी ऑर्बिटल के पास लिगेंड आते हैं तो इनकी पहले हाइपोथेटिकली हम मान के चलते हैं इनकी एनर्जी बढ़ जाती है और उसके बाद फिर वो स्प्लिट कर जाते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल। यहाँ पे लिखा हुआ ओ है तो इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल की बात हो रही है, तो T2G बनते हैं। अब ये जो इनके बीच में डिफरेंस है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि लीगेंड किस तरह का आ रहा है। अगर लीगेंड स्ट्रॉन्ग आ रहा है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। इसी तरह से अगर मेटल का साइज छोटा हो, स्मॉल साइज हो, स्मॉल साइज हो मेटल का, तब भी क्या होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। तो यही उसने दो बातें बोली हैं कि एक तो लीगेंड के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल जी, कि लीगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग है ये देखना पड़ेगा, और दूसरी है कि मेटल के ऊपर चार्ज कम है या ज्यादा है। अगर चार्ज ज्यादा होगा तो इसका मतलब साइज उतना छोटा हो जाता है। तो हम दोनों केसेस में कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है बेटा, इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स आर हायर देन दोज ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, फॉल्स है, क्योंकि हमें पता है कि जो अल्कोहल होते हैं उसमें तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि ईथर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये आइसोमेरिक अल्कोहल का मतलब हो गया कि दोनों सेम है। जैसे मान लो आपके पास ये लिखा हुआ CH3 CH2
OH, उसके बाद क्या आ गया CH3OCH3। अब देखो ये मेरे पास क्या है, ईथर है, ये क्या है, अल्कोहल है। अब मैं इनको क्या बोलूंगा कि ये इसके आइसोमेरिक है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बनेगा। अब जैसे दोनों में 2 कार्बन है, दोनों में 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। तो ये इसलिए इसने इसके साथ कंपेयर किया। तो ये स्टेटमेंट तो जो है वो फॉल्स है, क्योंकि सीधी सी बात है जी, अल्कोहल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसमें ये नहीं होती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजल्डिहाइड कैन नॉट अंडरगो कैनिजरो रिएक्शन। तो ये वाली बात तो बिल्कुल जो है वो गलत कह रहा है। क्यों गलत कह रहा है? क्योंकि कैनिजरो रिएक्शन किस केस में होती है? कैनिजरो रिएक्शन जो है ये कौन शो करता है? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो, उनके द्वारा ये रिएक्शन दी जाती है। अब ऐसे कौन से कंपाउंड हैं? अल्फा का मतलब होता है कार्बोनिल ग्रुप के नेक्स्ट वाले कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके ऊपर लगे हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे मान लो अगर मैं पूछूं कि क्या ये कैनिजरो रिएक्शन देगा, तो आपने देखना कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इससे नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा है। अगर अल्फा कार्बन है तो उसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगे होंगे उनको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो इसका मतलब इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये पर कंडीशन क्या है कैनिजरो के लिए कि एब्सेंट होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं देंगे। अगर मैं पूछूं ये देगा, आप कहोगे बिल्कुल देगा। अगर मैं कहूं कि अच्छा ये बताओ फिर, बेंजल्डिहाइड, तो अब देगा कि नहीं देगा? इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके दिखाता हूं ताकि आपको समझना इजी रहे। तो अब देखो इससे नेक्स्ट कार्बन ये वाला है, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पे ऐसे ट्रिपल बॉन्ड होते हैं अल्टरनेटिवली पड़े हुए। अब क्या इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है? 4 के 4 बॉन्ड पूरे हैं, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, वो उसने पूरी की हुई है। इसका मतलब इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब ये इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो इट मीन ये भी कैनिजरो रिएक्शन देगा। बट स्टेटमेंट में लिखा है कि कैन नॉट अंडरगो, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहा गया है कि रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ एल्डिहाइड विद फेलिंग सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। एक आप याद रखना है, जब कम जब ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो हम लोग अस बोलते हैं, और जब ये वाली होती है तो इक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर -2 है तो प्लस आ गया, तो ये क्यूप्रस, हाँ क्यूप्रस बोलेंगे, क्यूप्रस हो गया Cu2O। इसके ऊपर -2 चार्ज है, इसकी कितनी स्टेटमेंट निकलेगी? 2x इज इक्वल टू +2 और x क्या आ गया +1। इसका मतलब इसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग? क्यूप्रस ऑक्साइड। तो क्यूप्रस ऑक्साइड रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एल्डिहाइड विद फेलिंग सॉल्यूशन बनाता है, बिल्कुल सही है। जैसे टॉलरेंट रिएजेंट मैंने बताया था कि टॉलरेंट रिएजेंट भी एल्डिहाइड की टोन को डिफरेंशिएट करने के लिए होता है, तो उसमें सिल्वर मिरर बनता है, तो वो सिल्वर मिरर टेस्ट कहलाता है। जब फेलिंग सॉल्यूशन के साथ दोनों को डिस्टिंग्विश करते हैं एल्डिहाइड कीटोन को, तो उसमें ये वाले रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट जो है वो बनते हैं, किसके? क्यूप्रस ऑक्साइड के। ठीक है, ये मैं एरो नीचे को डाल रहा हूँ, मीन प्रेसिपिटेट बनते हैं। हालांकि फेलिंग सॉल्यूशन बहुत कमाल का है, क्योंकि एक तो ये एल्डिहाइड कीटोन के बीच में भी डिफरेंस बताता है, और दूसरा ये एलिफेटिक एल्डिहाइड में भी अगर हमें बता देता है कि ये एरोमेटिक है या एलिफेटिक है। एरोमेटिक वाले ये टेस्ट नहीं देते, बट एलिफेटिक एल्डिहाइड जो है वो ये टेस्ट देते हैं। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये वाली हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू है कि बिल्कुल जी फेलिंग सॉल्यूशन के साथ ये रिएक्शन करने पर क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्रीहेंशन। मैं नीचे करता हूँ इसको। तो कॉम्प्रीहेंशन में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, या आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना? मैं सीधा क्वेश्चंस पे आता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता ही देता हूँ। उसने इसमें पूछा है व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स, पहले ही लाइन में ही इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसने पूछा हुआ है कि एल्डोज क्या होते हैं। तो ये मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि जो एल्डोज होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं? वो वाले मोनोसेक्राइड, वो वाले मोनोसेक्राइड जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड ग्रुप, उनको बोलते हैं एल्डोज। अगर यही कीटोन लगा दूंगा तो फिर मैं एल्डोज की जगह पे बोल दूंगा कीटोज। ठीक है जी। मोनोसेक्राइड क्या है? मोनोसेक्राइड उनको बोलते हैं जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। यहाँ पे लिख सकते हो आप, कैन नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर, लाइज फर्दर। ठीक है। और इसके बाद उसने क्वेश्चन किया हुआ है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैज 4 असिमेट्रिक कार्बन,
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कहता है जो ग्लूकोज है इसमें 4 असिमेट्रिक कार्बन है, तो इसकी बताओ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे। तो उसका एक बेटा फार्मूला ऊपर दिया हुआ इन्होंने, वो फार्मूला दिया हुआ 2n, और ये n हमें क्या बताता है कि हमारे पास कितने असिमेट्रिक कार्बन है। तो वो हमें यहाँ पे बता दिया उसने कि 4 के लिए बताओ, तो यहाँ पे n की जगह पे मैं क्या भर दूंगा 4, तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 16 आइसोमर्स होते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 1.5 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन इन 100 ग्राम। तो अल्टीमेटली हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना और कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है, बॉइलिंग पॉइंट वाली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला, आपको पता ही है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। यहाँ पे KB इंटू W2 बटा M2 इंटू 1000 ओवर W1। अब मेरे को ये चीज निकालनी है, इसका मतलब बाकी सारा कुछ गिवन होगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले फॉर M2 को तो इधर लेके आता हूँ और इसको इसकी जगह पे लिख देता हूँ, इंटरचेंज कर दिया, ताकि गलती के चांसेस उतने कम हो जाए। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं कि ये दिया हुआ हमें सोल्यूट, सो दिस इज योर W2। ये क्या दिया हुआ है, बेंजीन सॉल्वेंट, तो दिस इज योर W1। ये भी पता लग गया, ये भी पता लग गया, ये भी हमें गिवन है, ये देखो 2.62, ये भी गिवन है। तो यहाँ पे डेल्टा टी भी क्या होता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है। तो उस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या करेंगे हम लोग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.5 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन वाज हायर बाय दिस। मतलब इतना बढ़ गया, जब इतना सल्यूट आपने इस इतने ग्राम सॉल्वेंट में डाला तो इतना एलिवेशन आया, इतना हायर का मतलब राइज आया, इंक्रीज आया, एलिवेशन आया। तो यहाँ पे इसका मतलब इसकी वैल्यू भी हमें दी हुई है कितनी, 0.268 केल्विन। इसकी वैल्यू भी दी हुई, तो सभी की वैल्यू पता लगी, तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर लगभग 146 के करीब आएगा ग्राम पर मोल। ठीक है जी, तो ये आप आंसर देख लेना, कैलकुलेट खुद करके देख लेना, आपका निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये ध्यान से आप समझते हैं। यहाँ पे उसने बोला कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करो। अब बेटा मैं आपको +1 में लेके जाता हूँ। आपने पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग किससे निकाल सकते हैं, हमें कोई किसी सब्सटेंस का वेट दिया हो तो हम उसके उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स बन जाते हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का और क्या ढंग बताया हुआ है कि अगर आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, पार्टिकल्स या आयंस कुछ भी हो, तब उसको आप एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो भी वो किसमें चेंज हो जाएगा, वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स बताएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को मैंने यूज करना है कि अब यहाँ पे मैंने निकालना क्या है, आप ध्यान से पढ़ो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। इसका मतलब अब ये क्या है, दिस इज एवोगाड्रो नंबर। इसका मतलब अगर मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। अब हमारे पास दिया क्या हुआ है, हमारे पास ये चीज दी हुई है, ऑक्सैलिक एसिड इन 100 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड। अब सबसे पहला काम क्या है, मेरे को ये जो नॉर्मेलिटी दी हुई है ना इसको मोलैरिटी में बदलना। नॉर्मेलिटी को किस में बदलना है, मोलैरिटी में बदलना है। और हमें पता है कि नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है, नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी इनटू एन। ठीक है, मतलब एन क्या हमारे पास होता है, एन फैक्टर है, वैलेंसी फैक्टर है। मतलब आपके पास मोलैरिटी हो तो आप उसको n से मल्टीप्लाई करके n में चेंज कर सकते हो। अब मुझे तो n दिया हुआ है, मुझे n से m निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, m इज इक्वल टू n ओवर n आ जाएगा। अब यहाँ पे दी हुई है मेरे पास कितनी वैल्यू, आप ध्यान से देखो 0.2, तो इसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, n से, वैलेंसी फैक्टर। अब वो वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालना है, वैलेंसी फैक्टर होता है कि हमारे पास कौन सा सब्सटेंस है, हमारे पास है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड को ऐसे लिखते हैं बेटा, COOH इंटू 2 डॉट वाटर मॉलिक्यूल। तो इसमें ये दो जो है H रिप्लेसेबल है, 2 H आयन। ठीक है, ये डाई बेसिक एसिड इसको बोलते हैं कि ये 2 H आयन छोड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब n फैक्टर मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसका मतलब मेरे पास ये आंसर आ गया 0.1। अब ये मेरे पास, मैंने नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर दिया। मोलैरिटी किसके बराबर होगी, 0.1 मोलर के बराबर होगी। अब मेरे पास मोलैरिटी आ गई। अब इसी से ही आगे क्वेश्चन बनेगा। अब उसने क्या कहा है,
उसने कहा कि हमें तो चाहिए थे नंबर ऑफ मोल्स, अब आप कहोगे सर आप तो मोलैरिटी फाइंड आउट कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मोलैरिटी हमें बताती क्या है, मतलब ये जो वर्ड लिखा हुआ है 0.1 मोलर, ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। मैंने आगे भी वीडियोस में बात की है कि मान लो आपके ऊपर कोई बॉटल है, बॉटल के ऊपर लिखा हुआ 0.1 मोलर, तो वो बॉटल को देख के आप क्या समझोगे कि ये लिखने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस बॉटल में 0.1 मोल सोल्यूट के 1000 ml, कहने का मतलब है 1 लीटर में प्रेजेंट है, क्योंकि मोलैरिटी की डेफिनेशन ही ये होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो हमें यहाँ से पता लग रहा है कि ये 0.1 मोल 1000 ml में है, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि भाई 1000 ml जो है उसमें 0.1 मोल प्रेजेंट है। अच्छा मैं अगर कहूँ अच्छा 1000 में तो इतने हैं, तो फिर 10 में 100 ml में कितने होंगे, तो इसका मुझे 10वां हिस्सा करना पड़ेगा, मतलब 0.1 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, तो दो दो कट गए, तो ये 10 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास 0.01 क्या आ गया, मेरे पास मोल्स आ गए। अब मुझे मोल्स पता लग गए, अब ये वाले जो मोल्स निकले हैं ये यहाँ पे ले जाके यहाँ पे कर दूंगा, यहाँ मैं अलग पेन से कर देता हूँ, ये यहाँ से निकलेगा और इस फार्मूले आगे यहाँ पे भर देंगे। तो निकालना तो हमने ये वाली चीज है, तो फिर क्या करेंगे, जो यहाँ पे 0.01 आएगा उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से, तो जो दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, वो आपको पता लग गया होगा, तो ये आप खुद से निकाल लेना, इसका आंसर मैंने आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कौन सा है, नीचे करके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, थर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। हाँ जी, अब देखो ये क्वेश्चन को ध्यान से आप देखो बेटा जरा, इसमें उसने कहा है कि शाजिया रिमूव द आउटर हार्ड शेल ऑफ द टू डिफरेंट एग, देन शी प्लेस्ड वन एग इन वाटर। देखो ये मेरे पास क्या है, वाटर है, और इसमें मैंने ये एग डाल दिया, दिस इज योर एग, और एक में मैंने क्या किया, दूसरों को उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज में डाल दिया। अब ये किसका है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बेटा सैचुरेटेड शब्द का मतलब क्या होता है कि जिसमें और चीज ना घुली जा सके। सुक्रोज मान लो चीनी बोलते हैं, मतलब पानी ली चीनी डाली, चीनी घुल गई, और डाली और घुल गई, और डाली और घुल गई, जब एक स्टेज आएगी कि इसके उसमें और चीनी नहीं घुलेगी, तो हम कह देंगे कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर है। इसी तरह से इसका मैंने सॉल्यूशन बना लिया। अब इसमें अब मैंने एग को रखा, तो अब क्या होगा, क्योंकि ये वाला सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड नहीं है, तो इसकी कंसंट्रेशन कम है, इसकी ज्यादा है, तो यहाँ से क्या होगा, फिर ये बाहर आना शुरू हो जाएंगे, इसके अंदर से जो सॉल्वेंट है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। इसकी जो वॉल है वो किसका काम करेगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, तो फिर ये क्या कर जाएगा, आपका श्रिंक कर जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अंदर की जो एग के अंदर की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा, बाहर तो है ही सॉल्वेंट, तो फिर यहाँ से अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, वाटर जो है एंडो ऑस्मोसिस हो जाएगी, यहाँ पे एक्सो ऑस्मोसिस हुई है, यहाँ पे एंडो हुई है, तो ये क्या कर जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी इस एग में। यही उसने पूछा है कि क्या होगा, कुछ देर बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, कुछ घंटों बाद तो ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये वाला एग जो है वो उसमें स्वेलिंग आ गई है एंडो ऑस्मोसिस के कारण, और ये क्या हो गया, श्रिंक कर गया ड्यू टू एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है कि कंडक्टिविटी दी हुई है ये वाली, दिस इज योर कंडक्टिविटी, ये आपकी दी हुई है कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आपका दिया हुआ कंडक्टिविटी को हम लोग के से लिखते हैं, कैलकुलेटेड मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करो, मोलर कंडक्टिविटी बेसा किसके इक्वल होती है, के इंटू 1000/m, ये फॉर्मूला है। m क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी, और क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का ही दूसरा नाम कंडक्टिविटी है, कंफ्यूज मत होना। ये जो कंडक्टिविटी वर्ड लिखा है इट मीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस ही बता रहा है, तो ये हमें दी हुई है, इसका मतलब ये वैल्यू हमें पता है। m कितना दिया हुआ, ये कंसंट्रेशन देखो दी हुई है 0.00241, ये भी दी हुई है, तो इसका मतलब मेरे पास जो ये इस कंसंट्रेशन के ऊपर, यहाँ मैं c लिख देता हूँ, इस कंसंट्रेशन के ऊपर मैंने मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेनी है इसमें फिल करके। उसके बाद उसने क्या कहा हुआ है, इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, ये इनफाइनाइट का निशान है, तो वो हमें कितनी दी हुई है, 390.5 जो भी है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दी हुई है।
और उसके बाद क्या है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो अल्फा। अब अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। अब इनफाइनाइट डिल्यूशन वाली ये वैल्यू है, इसको मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, ये वैल्यू यहाँ पे आगे फिल कर देंगे और यहाँ से जो निकलेगा वो ऊपर आगे फिल कर देंगे, तो डिवाइड करके हमारे पास क्या निकल आएगा, इसका आंसर निकल आएगा। अगर मान लो फर्दर अगर वो पूछ लेता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकालो, तो फिर सी अल्फा स्क्वायर, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा, इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला लगा के आप, क्योंकि अल्फा ऊपर से निकल आना है, सी आपको पता है, तो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हो अगर पूछा जाए तो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये आप सॉल्व कर लेना, मैंने आपको पूरी तरह बता दी है। ये कॉमन क्वेश्चन है, आप कर ही लोगे। सॉल्ट ब्रिज क्यों यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज इसलिए यूज करते हैं ताकि जो सर्किट है उसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया जा सके, और सेकेंडली वह सर्किट को कंप्लीट भी करता है, तो ये इसके मेन दो फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास न्यूमेरिकल है, आपने ई ए निकालना है। तो हमें पता है कि इसमें हमें दिया क्या हुआ है, एक दो टेम्परेचर दिए हुए हैं और दो रेट कांस्टेंट दिए हुए हैं, तो आर्हीनियस इक्वेशन लगेगी। हमारे पास ये फॉर्मूला है log K2 ओवर K1 इज इक्वल टू ई ए ओवर 2.303 R, यहाँ पे आ जाएगा T2 माइनस T1 ओवर T1 मल्टीप्लाई T2। ठीक है, तो हमारे पास दो टेम्परेचर है, यहाँ पे भर देंगे, नीचे मल्टीप्लाई का निशान है, और यहाँ पे R की वैल्यू भर देंगे, R की वैल्यू 8.314 भर देंगे, और K2 की वैल्यू भी दी हुई है, ये वाली दी हुई है K2 0.07, और यहाँ पे K1 की वैल्यू दी हुई है। तो सारा कुछ हमें पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, सिर्फ ये नहीं पता। इसका मतलब इसको सॉल्व करके दूसरी तरफ ले जाओ और फिर एंटी लॉग लेके इसका आंसर निकाल। ठीक है बेटा, अगर इसका लॉग निकल आता है फिर तो लॉग जरूरत ही नहीं एंटी लॉग की, जो आंसर आएगा इस वाली साइड पे जो कुछ आएगा वो दूसरी तरफ ले जाना है। ठीक है, तो आपका वो आंसर निकल आएगा, फॉर्मूला ये लगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको, और कंसिडर द रिएक्शन दिस, ये अब एक और क्वेश्चन उसने दे दिया है, कहा है कि ये आपके पास रिएक्शन है। अब बेटा ऐसे क्वेश्चंस कैसे आपने करने, डरना नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से करवाऊंगा मैं, है इजी है, करवाना क्या है, बस समझने वाली बात है। आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको बस ऐसे ही आपने सॉल्व करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाल लो या रेट ऑफ अपीयरेंस निकाल लो या रेट ऑफ फॉर्मेशन निकाल लो, तो आपको ऐसे रिएक्शन दी होगी, आपने सबसे पहले क्या करना है कि एक यहाँ पे ऐसे इक्वेशन लिख लेनी है कि आपने कहना है कि इसकी जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है उसको, इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को 1 बाय करके लिख देना, और इसको लिख देना है BnO2 ओवर dt। ठीक है, इस तरह से लिख देना है, फिर इक्वल टू का निशान डाल के, फिर इसी तरह से यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 का मैंने क्या कहा था, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रेसिप्रोकल करके लिख देना। तो ये हमें क्या चीज बता रही है, ये माइनस माइनस बता रहे हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और ये बता रहे हैं रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। अब आपको कहा गया है कि इस एक्सपेरिमेंट में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इसकी दी हुई है, किसकी, इसकी रेट ऑफ, ये हमें नोन है, ये चीज हमें पता है। अगर ये पता है तो क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो हम इससे निकाल लेंगे जो भी हमें कहा जाएगा। हमें कहा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाल लो, किसकी, NO2 की, तो कोई बात नहीं, तब तक मैं इस पोर्शन को भूल जाता हूँ, सिर्फ इन दोनों को आपस में रिलेट कर लेता हूँ। जब इसको रिलेट करूंगा, अब मेरे पास ये चीज पता है, तो मैं क्या करूंगा, 4 को उठा के उधर ले जाऊंगा, तो ये आ गया आपके पास। अब इसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 0.24, तो ये क्या आ जाएगा, 4 गुना 0.24, तो 0.96 इसकी वैल्यू आ गई, मतलब इसका आंसर आ गया। साथ में इसके यूनिट्स लिख देने हैं। तो इसी तरह से जब आप रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O5 निकालोगे, तब आपने क्या करना है, तब आपने इन दोनों को इक्वेट कर लेना है, 2 को इधर ले जाओगे, इसका मतलब इसकी तो थी 0.24, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.48। तो ये तो ऑरली ही क्वेश्चंस निकल जाते हैं, देखने में लगते हैं बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ लाइफ क्या होती है, ये आप देख लेना। हाफ लाइफ जब कोई भी अमाउंट जो है वो हाफ रह जाती है जितने समय में, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कौन सी होती हैं, वो वाली जो कि ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं होती, बट अंडर सर्टन कंडीशंस वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करती हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं कि एस्टर की अगर हाइड्रोलिसिस करें तो हमारे पास अल्कोहल एंड एस्टर बनता है। ये ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। मतलब RCOOR लोहा, तो इसकी वाटर को एक्सेस में डालना तभी ये होगी। ठीक है, तो
मतलब फिर इसकी कंसंट्रेशन को हम लोग नेग्लिजिबल मतलब मानेंगे नहीं कि ये कोई प्रभाव डाल रही है, तब हम फिर इसके क्या बनेगा, ये RCOH प्लस ROH बनेगा। तो ये जो है फर्स्ट ऑर्डर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अलॉय विद अदर ट्रांजिशन मेटल्स, व्हाई? तो क्यों बनाते हैं? क्योंकि ट्रांजिशन मेटल के साइज लगभग सिमिलर है। जब मोल्टन स्टेट में इनको मिक्स करते हैं तो ये एक दूसरे के लैटिस पोजीशंस को क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, इस वजह से ये जो है वो अलॉय बनाते हैं। अलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स या नॉन मेटल्स, ये होता है। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसको नीचे करते हैं। IUPAC नेम। अब IUPAC नेम देखते हैं। IUPAC नेम करने का तरीका क्या है? मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इसके ऊपर बनाई भी हुई है कि केटायन की नेमिंग पहले करते हैं, बाद में हम लोग एनायन की नेमिंग करते हैं। अब इसमें चेक करते हैं कि ये वाला पोर्शन मेरा केटायन है और ये वाला पोर्शन मेरा एनायन। ठीक है, अब केटायन का नाम पहले लिखना हमने, तो क्या लिखा हुआ है? सोडियम। ठीक है, अब एनायन है तो इसमें ये वाला तो मेटल है और ये सारे के सारे क्या है? लीगेंड। ये भी लीगेंड, ये भी लीगेंड, ये भी लीगेंड। अब इन लीगेंड में से किसका नेम पहले लिखना है, तो वो हम अल्फाबेटिकली देखते हैं। जैसे इसमें अमाइन भी है, वो ए से स्टार्ट होता है। ब्रोमीडो भी है तो बी भी आएगा। तो Cl क्लोरिडो है तो उसका C लिख लिया। इस तरह ये नाइट्राइटो का N आ गया। तो इसमें अल्फाबेटिकली ऐसे ही चलेगा, पहले अमाइन का नेम लिखेंगे, फिर Br का, फिर Cl का, फिर तो इस तरह से लिख के फिर प्लेटिनम की आपने क्या करनी है? स्पेशल एंडिंग करनी है। यहाँ पे आपने ये बता देना कि ये नाइट्राइटो O के थ्रू कर रहा है। ठीक है जी। और अमाइन, ब्रोमीडो, क्लोरिडो ओ नाइट्राइटो या नाइट्राइटो ओ और प्लेटिनम। अब ये मेटल की स्पेशल एंडिंग करनी है कि नहीं करनी, ये मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी मेटल एक एनायन का हिस्सा हो, तो ये एक एनायन का हिस्सा है ना, एनायन में प्रेजेंट है, तो इस वजह से इसकी स्पेशल एंडिंग होगी, तो ये प्लेटिनम का बन जाएगा प्लेटिनेट। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो वो मैं आपको निकालनी फिर बता देता हूँ एक बार, ताकि आपसे गलती ना हो। अब देखो मैंने क्या बताया था, इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है। BrCl की पता -1 इसके ऊपर भी -1 होता है, ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल है। अब इसके ऊपर कितना चार्ज होता है? +1 सोडियम के। अब आप ऐसे मान के चलो कि सोडियम को अगर मैं यहाँ से बाहर निकाल दूं, तो फिर ये क्या करेगा? जाते जाते इसके ऊपर, इससे उल्टा इसके ऊपर उतना चार्ज छोड़ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब इस पोर्शन के साथ हम इसका ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं। X प्लस इसका कितना आएगा? -1 प्लस इसका कितना आएगा? -1 प्लस इसका कितना आएगा? -1 और इसका कितना आएगा आपका? 0 इक्वल टू कितना आ गया? जो ऊपर है -1। तो ये टोटल क्या हो गया आपके पास? -3 इक्वल टू -1। तो ये उधर चले जाएगा, तो इधर जाके क्या आ गया आपका? -3। तो 3 हो गया, 3 - 1 क्या आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे चार्ज क्या आ गया? +2 आ गया। तो यहाँ पे आप प्लेटिनम ब्रैकेट में रोमन वर्ड्स में प्लेटिनेट और ब्रैकेट में 2 लिखो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक ये वाला अगला पार्ट केटायन है और पिछले वाला पार्ट हमेशा एनायन होता है। अब यहाँ पे वैसे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप सीधा भी निकाल सकते हो, पर सही तरीका ये होता है जैसे ये दोनों ही सेम है। आमतौर पे जब दोनों डिफरेंट होंगे, सेम में कोई दिक्कत नहीं है, सेम में तो आप ऐसे तुक्का ही लगा दोगे कि ऐसे करते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, ये 0 है, ये आपके क्या कहते हैं -1 है, तो क्या आ जाएगा? x 2x हो गए, तो प्लस साइनाइड के ऊपर 2 है तो ये 2 × -1 हो गया, क्योंकि ये पूरा कंपाउंड न्यूट्रल था इसलिए इधर आपने 0 कर दिया। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1। तो मतलब यहाँ पे सिल्वर की 1 आएगी। तो यहाँ पे अगर आप नामकरण करोगे, ये तो लिख लो 1 आ गई ना। अब मैं इसको नाम लिख के दिखाता हूँ कैसे लिखना है। इसका नाम लिखना है पहले केटायन का नाम, डाई अमाइन सिल्वर। ठीक है, क्योंकि ये केटायन का हिस्सा है ना, तो इसलिए इसको सिल्वर ही बोलना है। उसके बाद डाई साइनो, यहाँ पे सिल्वर की जगह पे हम सिल्वर नहीं यूज करेंगे, अर्जेंटेट यूज करेंगे, क्योंकि ये एक एनायन का हिस्सा है, ये केटायन है और ये वाला हमारा एनायन पार्ट है ना, तो यहाँ पे अर्जेंटेट और ब्रैकेट में, यहाँ भी ब्रैकेट में 1 लिखना है और यहाँ भी ब्रैकेट में 1 लिखेंगे, इसकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन वर्ड्स में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में,
जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, उसमें मेटल के साथ जितने भी लिगेंड लगे होते हैं, मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, मोनोडेंटेट को एक मान के चलना है, और अगर डाइडेंटेट है तो उसकी दो मान के चलना उसको, क्योंकि वो दो एक टाइम पे कर सकता है। बाइडेंटेट बोलते हैं, डाइडेंटेट भी एक ही बात है। अब जैसे यहाँ पे बी आर मोनोडेंटेट, सी एल मोनोडेंटेट, ये भी मोनोडेंटेट, ये भी मोनोडेंटेट, तो 1 2 3 4, तो इसका मतलब प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 है। ठीक है, इसी तरह से और भी कंपाउंड आप लिख सकते हो। जैसे सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ। सपोज करो आपके पास है, अब मैं पूछूं कि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो आप कहोगे कि सर ने कहा था कि भाई मेटल के अंदर तो जितने लिगेंड लगे होंगे उतने ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब उस हिसाब से तो आप 3 बोल दोगे, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लिगेंड है ये मोनोडेंटेट है या बाइडेंटेट है। अब जो ईन है ना, दिस इज इथेन 1,2 डाइईन। ये यहाँ से भी डोनेट करता है और ये वाला लोन पेयर भी डोनेट करता है, एक टाइम पे दो बॉन्ड बनाता है। ठीक है, जो बाइडेंटेड है, अगर एक दो करता है तो तीन कितने करेंगे, 6 बॉन्ड बनाएंगे एक टाइम पे, तो इसका फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ना कि 3 होगा। ठीक है, ये समझाना चाह रहा था मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मुझे 100% लग रहा है कि पेपर में आएगा। ये कैसे आपने करना है, जब भी ऐसा कोई कंपाउंड आए, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर जो क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, इसमें सबसे पहले जो आपका मेटल होता है ना, उसको पकड़ लो आप। मेटल की ऑक्सीडेशन, मेटल की जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखो। यहाँ पे निकल की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इसका एटॉमिक नंबर 28 है, आर्गोन 4s2 और 3d8। उसके बाद नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, मेरे हिसाब से जो करना चाहिए आपको, 4s2 को भर दिया ना, अब इसको कहना है कि तू बाहर चल, क्योंकि 3 पहले आता है और तू बाद में आता है, तो बाहर चल। ठीक है, हालांकि इसका एक रीजन है, पर आप इसको फिलहाल अब एग्जाम के दौरान ऐसे ही याद रख लो कि आपने एस को बाहर लिख देना। उसके बाद ये तो निकल का हो गया, आपने अभी तक ऊपर नहीं देखा, अभी जस्ट आपने देखा मेटल है तो मेटल की कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। उसके बाद आपने देखना है कि मेटल इस कंपाउंड में किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। अगर इसको मैं एक्स मान लूं, इसकी -1 होती है, तो -4 हो गया, -4 एक्स -4, और दूसरी तरफ हमारे पास -2 है, तो ये उधर जाके +4 हो गया, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, +2 आ गई। तो ये इसका मतलब कि मुझे अब निकल की +2 ऑक्सीजन स्टेट लिखनी पड़ेगी। कहने का मतलब मुझे इस निकल में से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। तो अब वो निकलेंगे कहाँ से, बाहर से ही। अब यहाँ से निकल गए तो यहाँ पे अब 0 रह गए, कोई बात नहीं। अब मैं इसको पिक्चराइज करके दिखाऊंगा कि डी में ऐसे 5 ऑर्बिटल होते हैं जी, एस में एक होता है। अब एस में वैसे 4p भी होता है, 4d भी होता है, हमें पता ना, फोर्थ शेल में जब स्टार्ट हो जाता है उसमें sp d सब पड़े हैं f तक, बट इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ा हुआ, इसका यूज ही नहीं हुआ। बट चलो मैं बना लेता हूँ, इसको भी बना दिया, इसको भी बना देता हूँ, इस वाले को भी। अब इसमें तो इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन में शो कर देता हूँ पहले, सिंगली फील्ड 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो निकल है, ये जो निकल है, अब इसके पास ये जो चार्ज तो आ गया, अब हमने उसके हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिए। अब हम इसके पास कौन आएगा, लिगेंड। कौन सा लिगेंड, सायानाइड। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो लिगेंड है ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये वाला। आप ये याद रख लो, जो सायानाइड है और कार्बोनिल है, इवन NH3 भी, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड को कैसे आपने समझना है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब कि स्ट्रॉन्ग बंदे हैं। जब ये मेटल के पास आएंगे तो थोड़ी सी बदमाशी दिखाएंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है ना, ये कहेंगे कि भाई हमारे लिए, हम कितने जाने आ रहे हैं, 4 जाने आ रहे हैं, हमारे लिए 4 कुर्सियां खाली छोड़ दो। तो वो कहेंगे जी ये पड़ी हुई है, यहाँ पे बैठ जाओ। ये कहता नहीं, आप कल्ले कल्ले बैठो, चलो भाई इकट्ठे हो जाओ। तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे जो 2 सिंगल है इनको पेयर करवा देगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, 1 2 3, ये पेयर हो गए, तो ये खाली हो गया। बस इन्होंने अपना स्ट्रांगनेस दिखानी है। अब 4 आएंगे, एक यहाँ पे आके अपने बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक बीच में यहाँ पे। ठीक है, 3 में से ये 2 यूज हो गए। तो कहने का मतलब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हुई है, यहाँ से शुरू करेंगे। एक एस का, ये सॉरी, एक ये डी हुआ, एक एस हो गया, एस और पी के कितने यूज हुए, 2। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, डी, हाइब्रिडेशन क्या हुई, DsP2 हुई। ठीक है, अगर मान लो यहीं पे मैं Cl लिख देता साइनाइड की जगह, तो Cl जो है बहुत ही
वीक लिगेंड है तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करवा देता, तो उसको फिर अगले वाले यूज करने पड़ने थे। इसका मतलब अगर यहाँ पे Cl होता तो फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी थी। अब जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो अब dsp2 हो गई है, तो इसकी स्ट्रक्चर जो बनती है वो स्क्वायर प्लेनर बनती है। अगर sp3 होती वीक लिगेंड के केस में तो फिर वो टेट्राहेड्रल बनती। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ लग गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल टू सैलिसल्डिहाइड। ये देखो बेटा, फिनोल ये है, ये रेमर-डाइमंड रिएक्शन है। रेमर-डाइमंड रिएक्शन हमेशा आए 100% है, इन्फिनिटी टाइम इंपॉर्टेंट है। वो या तो सीधा ही रिएक्शन नेमिंग में आ जाएगी कि रेमर-डाइमंड रिएक्शन को एक्सप्लेन करो, या आपको आ जाएगी कि फिनोल को सैलिसल्डिहाइड में करो। फिनोल होता है ये, और सैलिसल्डिहाइड क्या होता है, जब फिनोल के ऊपर साथ में एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली हम लोग KOH और साथ में क्लोरोफॉर्म ऐड करते हैं इन दी 340 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये बन जाता है। हालांकि इसका पूरा एक मैकेनिज्म है, वो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको रट्टा लगाना, मतलब रट्टा तो नहीं लगाना, समझना आसान हो जाए। यहाँ पे सबसे पहले बेटा क्या होता है, ये मान के चलो कि हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है सिवाय इसको छोड़ के यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले आता है ये वाला क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ से एक H और Cl क्या आएगा, निकल जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, हमारे पास बनेगा OH CH Cl, क्योंकि एक Cl तो निकल गया। अब उसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये अगर आप देखो तो ये जो हैलोजन है ये इस कार्बन के साथ लगे हैं जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब कि ये सिंपल कार्बन के साथ लगा है, ना कि रिंग वाले कार्बन के साथ। तो इस वजह से ये एक अल्काइल हैलाइड की तरह बिहेव करेगा, और अल्काइल हैलाइड में हमने सबसे पहली रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में की थी कि जब हम लोग एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो Cl को रिप्लेस करके OH उनकी जगह पर लग जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे लग जाता है। तो यहाँ पे देखो आप OH यहाँ पे भी लग जाएगा, OH यहाँ पे भी लग जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, एक आपको हमेशा ये याद रखना है कि OH कभी भी एक कार्बन के ऊपर 2 H नहीं लग सकते, वो अनस्टेबल होते हैं। तो फिर क्या होगा, यहाँ से ये वाला पूरा पार्ट और यहाँ से ये वाला पार्ट, ये क्या मिलके बन गया, वाटर, और ये बॉन्ड जो है ये इधर को शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिर क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, मतलब क्या बन गया मेरे पास, सैलिसल्डिहाइड बन गया। अगर मान लो यहीं पे इसकी जगह पे सपोज करो आपको लिख देते सैलिसिलिक एसिड, फिर क्या करते, फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी। आपने यहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म ली है, क्लोरोफॉर्म की जगह पे आप चारों के चारों Cl ले लेते, मतलब एक H जो लगा था उसको भी Cl से रिप्लेस कर। अब इसके साथ आप करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 Cl लग जाने थे, H तो होना ही नहीं था। फिर 3 Cl की जगह पे इससे रिएक्शन करवानी थी तो 3 OH निकल जाने थे। फिर उसी तरह से वाटर निकल जाना था, तो यहाँ पे आपके पास COOH आ जाना था, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। मतलब एक ही रिएक्शन से 3 रिएक्शन हमारी बन रही है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। देखो इथाइल अल्कोहल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इथाइल अल्कोहल में जब एसिडिक हाइड्रेशन करते हैं तो एसिडिक में क्या होता है, एसिड जो है वो इसके लोन पेयर के ऊपर अटैक कर देता है, या ये लोन पेयर इसको दे देता है। तो उससे क्या होता है, जैसे ये इसकी प्रोटोनेशन होगी एक तरह की, तो हमारे पास क्या हो गया, अब O ने अपना लोन पेयर किसको दे दिया, H को, तो उसके ऊपर क्या आ गया, प्लस। अब उसके बाद इसकी कोशिश होगी कि इसको ये वाटर जो है वो अपना ऑक्सीजन जो अपना प्लस खत्म करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा कार्बन के। अब उससे के कारण क्या होगा, आपका जो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस वाटर निकल आएगा। अब इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, इसी पार्ट को मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने इथाइल कार्बोकेटाइन को लिख दिया। अब होता गया है, जो प्रोटोन अंदर दिया था वो प्रोटोन को निकालने की बारी आ गई, तो ये वाला यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाला, यहाँ पे भी 2 कार्बन डबल बॉन्ड CH2, तो वो इथीन बन गया। ठीक है, ये देखो, तो ये इस तरह की ये इसका एक मैकेनिज्म बनता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डोल कंडेंसेशन क्या है। देखो एल्डोल कंडेंसेशन पहली तो बात है वो देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। ये
एल्डोल और कैनिजरो भाई बहन है। एल्डोल वो वाला भाई है जिसके पास हीरो है, अल्फा हाइड्रोजन को हीरो मान लेते हैं, और कैनिजरो वो है जिसके पास हीरो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे ये है CH, इसी तरह से एक और एल्डिहाइड लेते हैं। ठीक है, तो इनकी आपस में रिएक्शन होती है, तो हमारे पास NaOH की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये इनकी प्रेजेंस में होती है, तो हमारे पास क्या बनता है, एक इसके ऊपर यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा और एक हमारे पास एल्कोहल ग्रुप बनेगा। ठीक है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप भी इसमें आ जाएगा, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये बनेगा इस तरह से। यहाँ पे ये जो बेस है, ये बेस क्या करेगा, यहाँ से H को निकाल देगा। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि ये एक तरह का मेरे पास ऐसा पार्ट बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, तो ये यहाँ पे अटैक कर देगा। तो ये हमारे पास देखो क्या बन रहा है, CO नेगेटिव, यहाँ पे H तो है ही है, और क्या लग गया यहाँ पे CH2COH। ठीक है, ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, ये आपका बीटा हो गया। अब H यहाँ पे लगेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बन जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंस का मतलब होता है कि दो मॉलिक्यूल का आपस में जुड़ना। ठीक है, तो ये कंडेंस हो रहे हैं, विद सिंपल एलिमिनेशन भी होती है, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन भी होती है। ठीक है जी, मेन बात है कि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन हो सकती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HVZ हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में की थी। जैसे सपोज करो आपके पास ये वाला रिएक्टेंट है, तो इसमें हम लोग क्लोरीनेशन करते हैं रेड फॉस्फोरस की प्रेपरेशन तो प्रेजेंस में, तो यहाँ पे ये H अलग बारी बारी से, मतलब 3 स्टेप्स होंगे। पहले एक H निकलेगा, ऐसे H और Cl निकलेगा, और Cl यहाँ पे लग जाएगा। फिर इसी तरह से नेक्स्ट फिर रिएक्शन होगी, फिर एक Cl निकलेगा, HCl निकलेगा, फिर इसी तरह से नेक्स्ट होगी, तो अल्टीमेटली हमारे पास लास्ट में यहाँ पे 3 Cl लग जाएंगे। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं HVZ रिएक्शन, या हेल्महोल्ट्ज ज़ेलिंस्की रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। ठीक है बेटा, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नीचे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज ए एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। तो ये हम ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इसको ऐसे बना देता हूँ मैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक मॉलिक्यूल हो गया, ये आपका दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, ये आपका एक मॉलिक्यूल है ये वाला RCOH, ये दूसरा मॉलिक्यूल है RCOH। ठीक है, तो इस तरह से एग्जिस्ट होने ये क्या करते हैं, एसोसिएट होके रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसका कारण क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अल्काइल अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया, कि ये जो अमोनिया है, अल्काइल अमीन जो है उनसे ज्यादा। अल्काइल अमीन कैसे बनेगा, इसका एक H उतार दो, उसकी जगह पे अल्काइल ग्रुप लगा दो। अब कहता है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है। पहली बात, ये जो अगर बेस होंगे तो बेस का क्या काम होता है, बेस अपने लोन पेयर जो है वो H को दे देता है, प्रोटोन को दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या बनेगा, आप खुद देख लेते हैं हम लोग कि भाई यहाँ पे बन रहा है 2H पहले से थे, एक H और आ गया, पर इसने जब अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस। इस तरह से यहाँ पे भी देखो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH4, इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस। अब देखो प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन देने के बाद, ये लोन पेयर जब इसने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया, तो उसके बाद इसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है। बट और प्लस चार्ज आने के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके पास एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो कि प्लस आई इफेक्ट रख रहा है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके इस तरफ धकेलता है, नाइट्रोजन की तरफ, जिसके कारण इसका प्लस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, या खत्म कह लो, या रिड्यूस कर देता है प्लस को। जबकि यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप भी नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब इसकी स्थिति बेहतर है, इसका नाइट्रोजन के ऊपर जो प्लस आया वो रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे नहीं कम हो रहा। तो इस वजह से ये वाला ज्यादा स्टेबल है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि RnH2 ग्रुप जो है वो ज्यादा बेसिक है इसकी तुलना में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरी वाले आप खुद कर सकते हो।
कार्बाइलमीन रिएक्शन है, इसको आइसोसाइनेट टेस्ट भी बोलते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास है RnH2 प्लस कार्बाइलमीन में KOH और क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो हमारे पास RnC बनता है। तो ये आइसोसाइनेट टेस्ट जो है वो कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है रिएक्शन बिटवीन बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड एंड फिनोल इन बेसिक मीडियम, ये भी हमने की हुई है। इसमें ऑरेंज डाई बनती है, कई बार रिएक्शन ये की हुई है। ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है, साथ में क्या लेना है, फिनोल। फिनोल को इस तरह से लिख लेना आपने, दिस इज फिनोल। ये एच मैंने वैसे ही जानबूझ के एक का निकाल के लिख दिया, क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसमें से इसको मैंने निकालना है, इसलिए मैंने इसका एक एच ओपन करके लिख दिया। तो ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है और ये हमारे पास क्या बन जाता है, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनती है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, उसको ऑरेंज डाई भी बोलते हैं। हाँ, एक चीज और भी है, अगर यहाँ पे इस जगह पे मैं लाल पेन से लिख देता हूँ, इस जगह पे अगर मान लो NH2 होता, इस जगह पे अगर NH2 फिर आएगा, तो ऑब्वियसली फिर वो ऑरेंज की जगह पे येलो डाई बन जाएगी। ये कपलिंग रिएक्शन में भी इसी को यूज करते हैं हम लोग, एक तरह का कपल बना रहे हैं हम लोग, ये कपलिंग रिएक्शन भी है। उसने कपलिंग रिएक्शन नेमिंग नहीं दी, उसको इस तरह से आपको पूछ लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लेना, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, ये 2024 पेपर में आया भी था बेटा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ABC containing electrolytes of zinc sulfate, कहता 3 आपके पास सेल हैं, ठीक है, तो इसको उसने कनेक्ट किया हुआ सीरीज में, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। एक में है आपका सिल्वर नाइट्रेट, एक में आपका है कॉपर सल्फेट और एक में आपका है जिंक सल्फेट। ये देखो, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट एंड जिंक सल्फेट। ठीक है, तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये तीनों के सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं। जब इसमें से हम लोग करंट पास करते हैं, तो वो कह रहा है कि सिल्वर का कितना डिपॉजिट होगा कैथोड ऑफ सेल बी, सेल बी में पड़ा हुआ, तो इसमें कितना, यहाँ पे वैसे बी लिख देता मैं, ये बी इसको सेंटर में बनाना चाहिए था, यहाँ पे लिख देते हैं। इस पे कॉपर सल्फेट हो गया, ये ए हो गया आपका, सॉरी जिंक सल्फेट, ये आपका हो गया सिल्वर नाइट्रेट, दोबारा से लिख देता हूँ, ये बी हो गया और ये आपका लास्ट में हो गया कॉपर सल्फेट, ये आपका सी हो गया। तो आपको क्या करना है, जब भी इस तरह की रिएक्शन आएगी, ये फैराडेज लॉ वाले क्वेश्चंस है, आपको सबसे पहले मेन देखना है कि यहाँ पे सॉल्ट ये है, तो सॉल्ट ये है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये सिल्वर आयन है। तो जब ऑब्वियसली जब करंट पास करेंगे, इसमें से चार्ज पास करेंगे, तो ये डिपॉजिट हो जाएगा सिल्वर में। अब ये एक आयन के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर 1 मोल सिल्वर आयन हो तो मेरे को 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, फिर 1 मोल सिल्वर बनेगा। तो वहीं से हमने एक इक्वेशन खुद से बनाते हैं कि भाई अगर ये 1 मोल है तो मुझे 1 फैराडे चाहिए। 1 फैराडे का मतलब 96,500 कूलम। 1 मोल आयन के लिए 96,500 कूलम चाहिए और मेरे पास 1 मोल सिल्वर बन रहा है। 1 मोल का मतलब अगर मैं मोल में नहीं लेना चाहता, क्योंकि यहाँ पे बात ग्रामों की कर रहा है, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ 1 मोल सिल्वर का किसके बराबर होता है, इसके एटॉमिक वेट के बराबर, वो होता है 108 ग्राम। ठीक है, अब मेरे पास एक ये और एक ये दो चीजें बन रही हैं, तो मैं इससे इक्वेशन बनाऊंगा एक कि भाई 108 ग्राम अगर मेरे पास सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, तो मुझे कितनी इलेक्ट्रिसिटी या क्वांटिटी चार्ज पास करना पड़ रहा है, तो मेरे को पास करना पड़ रहा है 96,500 कूलम। अगर मेरे पास यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है, अगर 1.45 ग्राम होता, तो फिर मुझे कितना पास करना पड़ता, तो मैं 96,500 ओवर 108 गुना 1.45 यहाँ पे लिख देता। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है, इसको आपने कैलकुलेट करके आपके पास क्या आ जाएगा, कुछ आंसर आ जाएगा, किस में आएगा, कूलम्स में। अब आप कहोगे कि इससे क्या होगा, देखो अब ये मेरे पास कूलम में आ गया, यहाँ पे मैं आपको, अब इसको आप नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे लिखने लगा हूँ। मान लो मैं इसको मान लेता हूँ एक्स, एक्स कूलम आ गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेरे पास कितने कूलम आ गया, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ गई एक्स कूलम, ये हमने फाइंड आउट किया। अब आपको यहाँ पे पूछा कि कितने समय के लिए करंट जो है वो पास हुआ है,
तो हम कहेंगे कि क्यू हमें हमारे पास पता आई इंटू टी के बराबर है, तो ये उसने टी पूछा कितने समय के लिए। अब क्यू हमने निकाल लिया, टी किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन आई। अब क्यू की वैल्यू हमने एक्स निकाल ली है, वो आप तो निकाल ही लोगे, ये मैं जनरल लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे आई मेरे पास कितना दिया हुआ है 1.5 एम्पियर, तो ये आपके पास टाइम आ जाएगा। इसी तरह से फिर आप क्या करोगे, वेट ऑफ कॉपर एंड जिंक डिपॉजिटेड निकालोगे। अब वो कैसे निकालोगे, वो मैं एक का बता देता हूँ, दूसरे का निकाल लेना। अब आपको पता है जो कॉपर सल्फेट है इसमें कॉपर किस फॉर्म में है, +2। तो मैं इक्वेशन खुद से पहले अपने से बनाऊंगा कि कॉपर 2 पॉजिटिव में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ऑब्वियसली चार्ज पास होगा, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन से मुझे क्या जानकारी मिल रही है कि अगर मेरे पास 1 मोल ये हो तो मुझे 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास करने पड़ेंगे। 2 मोल का मतलब होता है 2 गुना 96,500 कूलम। ठीक है, तो मेरे पास 1 मोल कॉपर बन रहा है, 1 मोल का मतलब 63.5 ग्राम बन रहा है। ठीक है, अब होगा क्या, मैं कहूंगा कि भाई 2 गुना 96,500 कूलम पास करने पर हमारे पास कॉपर डिपॉजिट हो रहा है 6.53 ग्राम। अब जो मैंने यहाँ से पीछे एक्स जो निकाला था, क्योंकि अब ये देखो कि जो हमारे पास सीरीज में होने के कारण तो उसमें वो तो सेम ही फ्लो कर रहा है, चार्ज तो सेम ही है। तो वही वाला चार्ज जो आपकी वैल्यू यहाँ पे निकली है एक्स, वो यहाँ पे आप पुट करोगे तो उसके लिए कितने ग्राम डिपॉजिट होगा, इतने के लिए तो हमें इक्वेशन से नजर आ ही रहा है। अगर इतने कूलम हो, एक्स कूलम, तो फिर कितना होगा, तो आप 63.5 इसको डिवाइड कर देना 2 गुना 96,500 और यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी वो वाली यहाँ पे फिल कर देनी। होप आपको कलर क्लियर हो गया होगा। जिंक का भी सेम इसी तरह से आपने निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नीचे करता हूँ मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है ईएमएफ वाला। ये क्वेश्चन आपने कैसे निकालना है ये देखो आप। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया हो कि ईएमएफ के जब भी क्वेश्चन आए तो आपने ये सेल रिप्रेजेंटेशन को पकड़ लेना है और इसमें से देखना है कि ये इसमें तब्दील हो रहा है और ये इसमें तब्दील हो रहा है, तो इसकी रिएक्शन लिख लेनी है। ठीक है, तो जिंक किस में जा रहा है, जिंक चेंज हो रहा है जिंक 2 पॉजिटिव में। कब चेंज होगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कैडमियम किस में चेंज हो रहा है, कैडमियम 2 पॉजिटिव चेंज हो रहा है कैडमियम सॉलिड में, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। अब उसके बाद दोनों को हमने क्या कर लेना, ऐड। अब इलेक्ट्रॉन सेम है इसलिए ये कट जाएंगे, अगर सेम नहीं होते तो मल्टीप्लाई करके हम लोग बैलेंस कर लेते। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई ये वाली, गिव्स राइज टू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कैडमियम। अब मुझे इसकी कंसंट्रेशन तो पता है, इस वाले की, इस आयन की कंसंट्रेशन पता है, बट इसकी कंसंट्रेशन मैंने क्या करनी है, निकालनी है। उसने कहा है ना M1 और बाद में पूछा हुआ कि M1 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे मैं ई सेल इज इक्वल टू, ई सेल कह लो या ईएमएफ कह लो, किसके इक्वल होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर एन लॉग, ऊपर प्रोडक्ट किसकी कंसंट्रेशन आएगी, जिंक आयन की, और नीचे किसकी आएगी हमारे पास, कैडमियम आयन की। अब इसकी एन की वैल्यू क्या, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज या गेन हो रहे हैं, 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ई नॉट सेल अगर आप यहाँ पे देखो तो हमें दिया हुआ कि ईएमएफ ऑफ द सेल हैज बीन फाउंड टू बी दिस। ठीक है, अच्छा ने ये ई सेल दिया हुआ, ये हमें ये वाली वैल्यू दी है, ये वाली। ठीक है, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड स्टेट में होता है, स्टैंडर्ड स्टेट में हमें निकालना पड़ेगा माइनस प्लस करके। वो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे निकाल देता हूँ। जो ई नॉट सेल है स्टैंडर्ड स्टेट में जो ईएमएफ है वो होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब कैथोड कौन होता है, ये भी आपने इसी से ही देखना है, इसी से। इसमें जो राइट साइड पे है वो कैथोड है, जो लेफ्ट साइड पे वो एनोड है, मतलब इसकी वैल्यू पहले भरनी है। कैडमियम की वो कितनी दी हुई है मुझे, वो दी हुई है -0.40। फिर उसके बाद ये वाला माइनस, फिर उसके बाद एनोड कौन सा है, जिंक एक्ट कर रहा है, तो जिंक की वैल्यू क्या है 0.76 वोल्ट। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा -0.40 प्लस 0.76। तो ये प्लस वाला बड़ा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा +0.36 वोल्ट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भर देंगे, इसकी वैल्यू भी मुझे पता है, इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी भी पता है, ये भी पता है, तो ये भी पता हमें। यहाँ कितना दिया हुआ 0.1, तो यहाँ पे 0.1 आ जाएगा। यहाँ पे M1 लिख देना। अब होगा क्या, मैं इस वाले पोर्शन को पहले तो इसको दूसरी तरफ ले जाके इनको सॉल्व कर लूंगा, उसके बाद फिर मैं n को ले जाऊंगा, फिर मैं इसको नीचे ले जाऊंगा, तो सब कुछ दूसरी तरफ ले जाऊंगा और इस तरफ मेरे पास सिर्फ ये बचेगा। फिर मैं क्या करूं, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लूंगा, तब मेरे पास M1 की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि लॉग कट जाएगा
तो फिर M1 फ्री हो जाएगा, तो M1 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर मैं निकाल लूंगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्टार्टिंग फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 2.5 ग्राम लेफ्ट आफ्टर 5 ईयर। ओके, यहाँ पे हमें टाइम कितना दिया हुआ 5 ईयर। अमाउंट स्टार्टिंग क्या है 100, रह कितनी गई है लेफ्ट कितनी, मतलब ए मुझे दिया हुआ है 100, तो अमाउंट लेफ्ट मतलब बच कितनी गई, ए माइनस एक्स क्या होता है बच कितनी गई, तो वो बच गई 2.5। तो अब मैं क्या करूंगा के निकालूंगा, उसने कहा रेट कांस्टेंट निकाल लो, तो के का फार्मूला क्या होता है 2.303 ओवर टी लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। तो ए की वैल्यू मुझे पता है यहाँ पे ये दी हुई है, ये यहाँ पे आगे भर देंगे, और ये वाली वैल्यू जो है ये यहाँ पे भर देंगे, टी की वैल्यू यहाँ से भर देंगे, तो यहाँ पे तो ये के की वैल्यू हमारे पास जो भी आएगी वो उसके यूनिट्स क्या होंगे ईयर पर ईयर रहेंगे, मतलब इनवर्स में आ जाएगा ईयर्स। आप इसको मिनट में करना चाहो तो मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, 365 इंटू 24 इंटू 60 ऐसे करके आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद क्या हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट, कि कितना सब्सटेंस है ये 1 साल के बाद रह जाएगा। तो ये अमाउंट लेफ्ट का मतलब क्या होगा कि मुझे ए माइनस एक्स फाइंड आउट करना है। अब देखो के तो निकल आएगा, जब के निकल आएगा तो फिर मैं ये वाला फार्मूला लगा दूंगा, ये वाली अमाउंट तो 100 है। अब एक ईयर के बाद यहाँ पे कितनी अमाउंट बच जाएगी ये निकालना है, के वैल्यू क्योंकि के तो कांस्टेंट रहता है प्रोसेस के दौरान, तो यहाँ पे फिल कर देंगे। उसी तरह से इसको फिर ये वाली वैल्यू को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, ये वाली वैल्यू को इधर आके डिवाइड कर दो, तो इधर ये पोर्शन रह जाएगा, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे एंटी लॉग लेके इसको उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, उसी तरह से हम लोग हाफ लाइफ टाइम भी निकाल सकते हैं। ये हाफ लाइफ निकालने के लिए क्या, तो यहाँ पे सीधा ही 0.693 हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं 0.693 ओवर क्या आ जाएगा आपका के आ जाएगा, तो के की वैल्यू हमने निकाल ली हुई है, तो फिल करके हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं नीचे करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, पहले वाली रिएक्शन जो है मिथाइल अल्कोहल प्लस I2 प्लस NaOH। देखो बेटा इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो रिएक्शन दी हुई है ना ये मुझे ठीक नहीं लग रही। उसका कारण क्या है कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट में यूज करते हैं, और आइडोफॉर्म टेस्ट वही देते हैं जिनके पास ये वाला चीज हो, मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन हो। अगर नहीं है तो फिर हम लोग ये कहते हैं कि चलो कोई नहीं, ऐसे हो जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन कर दो। अब अगर मैं मिथाइल की ऑक्सीडेशन कर दूं, इसकी मैं ऑक्सीडेशन कर दूं, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से ये मैं निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा HCHO। तो अभी भी मेरे पास, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे। अब मेरे पास ये वाला पार्ट तो आ रहा है पर यहाँ पे मिथाइल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ये रिएक्शन गलत लिखी हुई है यहाँ पे। या तो इथाइल अल्कोहल लिख देते फिर रिएक्शन पॉसिबल थी, क्योंकि फिर वो एल्डिहाइड बन जाना था, उसने पहले स्टेप में उसको ऑक्सीडाइज करके फिर फर्दर ऐसे आगे रिएक्शन चलनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल की जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो इथाइल अल्कोहल जो है वो किस में चेंज हो जाता है, पहले ईथर में होता है, मतलब मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये सबसे पहले चेंज हो जाएगा CH3 CH2 थोड़े कम टेम्परेचर पे, पहले ये ईथर में चेंज होता है, फिर उसके बाद और ज़्यादा गर्म करते हैं तो फिर मतलब कि 350 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं, तब ये हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनता है। ये लगभग रिएक्शन सेम उसी तरह से है जैसे हम लोग एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करते हैं, उसमें भी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर मान लो वहाँ पे हम 443 लेते हैं टेम्परेचर, वैसे 383 के ऊपर पहले इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, फिर 410 पे वहाँ पे बनता है हमारे पास ईथर, और फिर जाके वहाँ पे अल्कीन बनती है। सेम ये है, सिर्फ हमने क्या किया ये कैटालिस्ट चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपके पास क्या है बेसिकली RONA, और ये क्या है अल्काइल हैलाइड। तो ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, इसमें से NaBr निकल जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा C2H5O, और यहाँ पे क्या बन जाएगा C2H5 प्लस क्या बन गया NaBr। तो ये हमारे पास क्या बन गया डाईइथाइल ईथर, तो ये विलियमसन सिंथेसिस को बोलते हैं। उसके बाद आ गया लुकास रीजेंट। लुकास रीजेंट हमें पता है किसको बोलते हैं, कंसंट्रेटेड HCl विद एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज लुकास रीजेंट। ये हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स के लिए यूज करते हैं।
कि ये टर्बिडिटी बहुत जल्दी दे देते हैं, ये थोड़ा समय लगाते हैं, ये यहाँ तो रिएक्शन करते नहीं है, बहुत समय बाद टर्बिडिटी अपीयर होती है प्राइमरी के केस में। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोअर एलिफेटिक अमीन्स आर सोल्यूबल इन वाटर। मतलब कि जो एलिफेटिक अमीन्स है, मतलब RnH2 है, वो कह रहा है कि लोअर मेंबर का मतलब हो गया ये वाले, जब R ये हो गया CH3, पहले मिथाइल लगा दिया, फिर इथाइल लगा दिया, फिर उसके बाद परपाइल लगा दिया, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर मेंबर। ये लोअर मेंबर है। इसके बाद जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा तो हायर मेंबर की तरफ जा रहे हैं। तो वो कह रहा है कि लोअर मेंबर तो पानी में घुलनशील है, बट हायर मेंबर नहीं है। अब बंदा कहता है कि ये क्या कैसे रीजन हो सकता है। उसका रीजन ये है कि जैसे जैसे ये आर ग्रुप बढ़ता जाता है ना, दिस आर ग्रुप इज बेसिकली हाइड्रोफोबिक। क्या ये अल्काइल चेन जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। तो ये फिर क्या करती है, नाइट्रोजन को बॉन्ड नहीं बनाने देती वाटर के साथ। इस वजह से जो है सिर्फ लोअर लोअर यहाँ पे इतना आर डोमिनेटिव नहीं है, छोटा ग्रुप है तो चल जाएगा। जैसे ही आर बड़ा होना शुरू हो गया तो वो फिर पानी को रिपेल करेगा, तो वो बॉन्ड नहीं बनाने देगा नाइट्रोजन को वाटर के साथ। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया एरोमेटिक अमीन्स और एलिफेटिक अमीन्स में। तो एरोमेटिक अमीन्स और एलिफेटिक अमीन्स में हम लोग ये बता सकते हैं, इसमें आप ये बता सकते हो कि जैसे मैंने अभी पीछे भी आपको एक रिएक्शन बताई थी ना, कपलिंग रिएक्शन, एनिली, वहां पे मैंने फिनोल की बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई थी। यहाँ पे मैं एनिलीन की करवा रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके पैरों का एच है जो इसके साथ निकल जाएगा, और ये मिलकर क्या बना देंगे, पैरामीनो जो एजोबेंजीन बनेगी, और ये येलो जो डाई बनेगी। अब यहीं पे मैं अगर RnH2 ले लूं और इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाऊं, तो रिएक्शन जो है वो नहीं होगी। तो हम लोग इसका मतलब इसको डिस्टिंग्विश इस टेस्ट के साथ कर सकते हैं कि इसमें ये ऑरेंज डाई बनाता है, इसमें ये रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये तो आप कर लोगे, 3D ट्रांजिशन सीरीज हैज लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ विच एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? देखो पहली बात तो ये कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को समझिए हम लोग। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, मान लो आपके पास ये एक मेटल है और उसमें छोटे छोटे मेटल के क्या है, एटम है। अब मैंने इनको ब्रेक करके अकेला एटम एटम अलग अलग करना है, तो जो हीट लगेगी इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब ये डिपेंड करता है कि इन मेटल एटम के बीच में बॉन्डिंग किस तरह की है, ये वाली। ठीक है। अब इनके पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इसके पास मतलब सेम ही एटम है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो ये एक दूसरे के साथ अच्छे से बॉन्ड बना के रखेंगे, संबंध बना के रखेंगे। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो इनके बीच में बॉन्ड कम होगा। अगर आप देखो स्कैंडियम से लेके लास्ट में जिंक तक जाएं तो जिंक के पास 3D10 है कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन कोई अनपेयर्ड नहीं है, तो इसका मतलब कि ये एक मेटल दूसरे मेटल के साथ इनकी बॉन्डिंग बहुत ही वीक होगी। तो इसके लिए इसका मतलब इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे क्या होगी, जिंक की लो होगी। और आप देखो इतनी लो है कि इवन जब जिंक की फैमिली को भी अगर हम लोग चेक करते हैं ना, जिंक कैडमियम मरकरी, तो देखो मरकरी हमें पता है ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है? इसी वजह से करता है क्योंकि मेटल मेटल के बीच में बॉन्डिंग ही नहीं है, और नीचे आते वैसे ही साइज बढ़ता है तो वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। तो इस वजह से ये तो फिर भी सॉलिड है, ये तो करता है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट है। ठीक है, अब समझ लग गई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन मेटल जो है या इनके कंपाउंड है वो कैटालिस्ट। ये आगे भी मैं कितनी बार क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। कैटालिस्ट मैं बोलता हूँ कि जो जो कंपाउंड सरफेस प्रोवाइड करते हैं, जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं, अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करते हैं, तो इस वजह से ये कैटालिस्ट का काम करते हैं, मेनली ये चीज़ है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में हम लोग बताते हैं कि जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं लेंथेनम टू ल्यूटियम में, ठीक है, तो क्या होता है, साइज में गिरावट आती है, डिक्रीज करता है साइज। तभी तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब ही क्या है, सिकुड़ना, छोटा होना। तो बाएं से दाएं जाते हैं तो साइज जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, डिक्रीज करता है, उसी को हम लोग लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और आप कीवर्ड याद रखा करो। मान लो इसका रीजन पूछ लिया कि क्या कॉज क्या, तो आपने कहना कि जो 4 ऑर्बिटल होते हैं इसमें, उनकी शील्डिंग जो होती है पुअर होती है, जिसकी वजह से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की पकड़ बाहर वाले, जो न्यूक्लियस की पकड़ है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर
बढ़ जाती है और उसको अंदर की तरफ खींच लेता है, इस वजह से साइज डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जो सीरियम है और टर्बियम है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं। तो इसमें आपने ये बताना है कि जो सीरियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 58। तो इसकी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो ये आती है 4f2 5d06s2 और टर्बियम के केस में इसका एटॉमिक नंबर है 65। इसका नियरेस्ट नोबल गैस वही, क्योंकि नियरेस्ट नोबल गैस लिख लेते हैं ना पूरी लिखने की बजाय, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4f9 5d0 और 6s2। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, जब ये कह रहा है कि ये दोनों जो है क्वेश्चन में आप पढ़ो कि दोनों +4 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। अब कोई +4 तभी शो करेगा ना, आमतौर पे जो ये जो लैंथेनाइड है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, हमें पता है। पर कह रहा है कि ये वाले जो है +4 करते हैं, भी करते हैं। तो क्यों करते हैं आप देखो, अगर मैंने +4 शो करनी होगी तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे, 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले यहाँ से जाएंगे, 2 निकल गए, फिर एक यहाँ से भी चला जाएगा। अगर मैं +3 पहले मैं +2 करने थे, फिर मैंने +3 करने थे तो एक और निकाल दिया, वो इसमें से निकाल दिया। फिर जब मैंने +4 शो करना है तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। हमने ये देखना होता है कि ये +4 शो क्यों कर रहा है, ये क्यों छोड़ रहा है, ये इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि जब ये अपना चौथा इलेक्ट्रॉन भी छोड़ देगा ना तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा, क्योंकि ये सारे ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, तो अब तो इसकी बिल्कुल ज़ीनॉन जैसी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो इसने तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि सीरियम जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है +3 के बाद +4 में जाने में, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं चौथा इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दूं तो मैं एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लूंगा। इसी तरह टर्बियम के केस में देखो, जब इसने पहले 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये वाला जाएगा, फिर उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसमें से जाएगा, मतलब फिर क्या रह जाएगा 4f8 रह जाएंगे। मैं कहूंगी अच्छा 3 तो हो गए, एक और निकाल दो, तो फिर क्या हो जाएंगे, फिर 4f7 हो जाएंगे। अब इसने ये वाला नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन भी क्यों निकालना मंजूर किया, क्योंकि हमें पता है डी में 7 ऑर्बिटल होते हैं, 4 5 6 7। अब 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 और ये 9। जब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए थे तो 2 और निकालने थे, तो देखो मैं अब निकाल रहा हूँ, ये देखो ये निकल गया यहाँ से। अब मैं यहाँ से भी निकाल देता हूँ, ये देखो यहाँ से भी निकाल दिया। अब आप खुद देखो कि जब 4 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो फिर इसने क्या अक्वायर कर ली, एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर कर ली, जो कि इसको ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस वजह से ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये ऑलरेडी आपने की हुआ, सिमिलैरिटी बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, ये मैंने वीडियोस भी डाली हुई, इनके शॉर्ट ट्रिक्स आप वहां से देख सकते हो। मैं सिर्फ मेन क्वेश्चंस करता हूँ जो समझने वाले हैं। सैंडमेयर रिएक्शन ऑलरेडी हमने ये भी की हुई है। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, सैंडमेयर रिएक्शन में यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ। सैंडमेयर रिएक्शन में बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड और इसमें क्यूप्रस क्लोराइड HCl की प्रेजेंस में हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। अगर यहाँ पे क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr की प्रेजेंस में करता तो ब्रोमोबेंजीन बन जाता। हॉफमैन अमोनोलाइसिस क्या है, हॉफमैन अमोनोलाइसिस में RNH2 सॉरी यहाँ से हम लोग करते हैं, एक मिनट, यहाँ से अल्काइल हैलाइड के केस में रिएक्शन होती है, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड प्लस NH3। तो यहाँ पे क्या होता है, बारी बारी से ये H निकलता जाता है और इसके साथ क्या होगा, पहले RNH2 लगेगा, फिर एक मॉलिक्यूल और अल्काइल हैलाइड का आएगा, फिर यहाँ पे RNH RRH लग गया, फिर एक और अल्काइल हैलाइड इस पे ऐड होगा। मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेसिकली हो रही है, H निकल के X लग रहा है, तो यहाँ पे फिर ये 3 जगह पे RR लग गया और लास्ट में ये आ गया, तीनों के तीनों H निकल गए, पहले यहाँ ये निकला, फिर यहाँ से दूसरा निकला, फिर यहाँ से ये तीसरा निकल गया। अब लास्ट में एक और भी हो सकता है, तो वहां पे फिर क्वाटरनरी साल्ट बन जाता है। इसी को बोलते हैं अमोनिया की ब्रेकेज। अमोनोलाइसिस का क्या मतलब है कि अमोनिया की हम लोग क्या करें हैं, बारी बारी से ब्रेक करें, इसको H पहले तोड़ लिया, फिर H तोड़ लिया और अल्काइल हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, ये आपने जो केमिकल प्रॉपर्टीज अल्काइल हैलाइड की थी उसमें ये वाली रिएक्शन हमने की थी। उसके बाद हमारे पास है बुर्ज-फिटिक रिएक्शन। बुर्ज रिएक्शन और फिटिक को फिट करना है, एक जगह एक अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल लेना है और एक तरफ हमने अराइल हैलाइड मॉलिक्यूल लेना है। सिंपल, ये अल्काइल हैलाइड है, ये अराइल हैलाइड है, इन दोनों को क्या करना है, इसकी कपलिंग हो जानी है, बीच में से निकल जाना है, आर ग्रुप किसके ऊपर लग जाना। अगर आप मैं यहाँ पे मान लो
चुन लेता हूँ CH3 मिथाइल, तो यहाँ पे मिथाइल रिंग के ऊपर लग जाएगा, कहने का मतलब है टॉलवीन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन जो है वो हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है, ये हम लोगों ने वहाँ पे प्रेपरेशन की थी जो सबसे पहले हैलोजन्स चैप्टर में एसीटोन की प्रेजेंस में होता है। ये स्पेसिफिकली आई बनाने के लिए, यहाँ पे इसको ये रिप्लेस कर देगा, ये यहाँ से एक्स निकल जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा और एन ए एक्स आ जाएगा। एक्स यहाँ पे हमने Cl और Br लेना है। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पे मैं मर्क्यूरस क्लोराइड ले लेता तो फिर वो स्वार्ट्स रिएक्शन बन जाती। कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही फिंकलस्टीन रिएक्शन भी और स्वार्ट्स रिएक्शन भी ये हैलाइड एक्सचेंज वाली है, मतलब अल्काइल हैलाइड का यहाँ पे जो ऑलरेडी हैलोजन है वो निकल जाता है और यहाँ वाला लग जाता है। अगर आप ये रिएक्शन लेते हो मर्क्यूरस लाइट तो फिर F लग जाता, और तो वो तब इस रिएक्शन का नाम हमने करना था स्वार्ट्स रिएक्शन। उसके बाद है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट दो तरह की होती है, अल्काइलेशन और असाइलेशन। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है तो इसका मतलब मुझे अल्काइल ग्रुप लेना पड़ेगा, तो ये मैं अल्काइल हैलाइड लिया इन दी प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। तो यहाँ पे अगर मैं हेलोजन भी कोई ले लेता हूँ तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो यहाँ से H निकलेगा और एक यहाँ से Cl निकलेगा, तो मिथाइल यहाँ पे लग जाएगा। अगर आप सिंपल बेंजीन लेते हो तो फिर बेंजीन इसके ऊपर मिथाइल लग जाएगा, मीन्स अल्काइल ग्रुप इसके ऊपर लग रहा है, इसके लिए इसीलिए इसको अल्काइलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखो बेटा, पहले ये वाली कर देता हूँ। यहाँ पे देखो ये सिंपल है, हेलोरीन्स जो है कम रिएक्टिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मान लो मैं यहाँ पे कोई भी हेलोरीन्स लिख लेता हूँ, सपोज क्लोरोबेंजीन लिख ली और दूसरी तरफ मैंने सिंपल अल्काइल क्लोराइड लिख लिया। ठीक है, ये हमारा हेलोरीन्स है, ये हेलोल्केन्स है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये जो है कम रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, ये दूसरे के साथ रिएक्ट करना ज़्यादा पसंद नहीं करते, ये करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये तभी, या ये भी पूछ सकते हैं कि हाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये तो अच्छे से देते हैं, ये अच्छे से नहीं देते। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है कि वीकर न्यूक्लियोफाइल को निकाल के स्ट्रॉन्गर लगाना, मतलब Cl को उतार के कोई इससे तगड़ा, जैसे OH इससे तगड़ा है तो वो लगा देना। ठीक है, OR इससे तगड़ा है तो वो लगा देना, साइनाइड इससे तगड़ा है उसको लगा देना, आइसोसाइनाइड है उसको लगा देना, नाइट्रो ग्रुप है उसको लगा देना, NH2 ग्रुप है उसको लगा देना, इसके ऊपर Cl को उतार के ये लगा देना। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब है तो सेम इसी तरह की, यहाँ भी कार्बन के साथ Cl है, यहाँ भी कार्बन के साथ Cl है, ये तो बहुत आसानी से रिएक्शन इसके साथ दे देता है, बट ये जो है इनके साथ रिप्लेस इतनी जल्दी नहीं होता है। तो इसका हमने रीजन बताना है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो कार्बन और Cl बॉन्ड है, पहली बात तो यहाँ पे कार्बन है sp3 और यहाँ वाला कार्बन क्या है आपका sp2। तो sp2 होने की वजह से s करेक्टर यहाँ पे 33% है। अब s करेक्टर ज्यादा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा होती है, जिसके कारण वो उस बॉन्ड को पकड़ के रखता है, Cl को जाने नहीं देता। दूसरी बात यह है कि इसमें लोन, इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये अंदर रिंग में चले जाते हैं, जिसके कारण Cl में डबल बॉन्ड अपीयर हो जाता है, मतलब आ जाता है। तो डबल बॉन्ड होने की वजह से ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, तो ये टूटना मुश्किल हो जाता है, जबकि ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है अल्काइल हैलाइड के केस में, इसलिए वहां पे रिएक्शन आसानी से हो जाती है। तो ये दो मेन पॉइंट है, एक आप रेजोनेंस बता सकते हो कि एक रेजोनेंस के कारण कि इसमें रेजोनेंस होती है इसमें नहीं होती, दूसरा आप ये बता सकते हो हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट, कि हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो इस वाले कार्बन में है वो sp2 है और इसमें sp3 है, उससे क्या फर्क पड़ेगा sp3 sp2 होने से? उससे फर्क ये पड़ेगा क्योंकि sp2 से ये हमें पता लगता है कि ये वाला जो कार्बन है इसकी नेचर थोड़ी सी और तरह की है, चिचडूस है। ये क्या करता है, ये छोड़ना नहीं चाहता बॉन्ड को, ये पकड़, इसकी पकड़ ज्यादा है क्योंकि इसका s करेक्टर ज्यादा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वाले कार्बन से ज्यादा है, तो इस वजह से पकड़ के रखेगा, तो इसको जाने नहीं देगा, इस बॉन्ड को मजबूती से संभाल के रखेगा। तो ये बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। अगर आपने मान लो इसके ऊपर OH लगाना है, सपोज करो आपके पास ये रिएक्शन आ गई और एक आपके सामने ये वाली रिएक्शन आ गई, एक मिनट थोड़ी सी गलती होगी, मान लो आपके साथ ये रिएक्शन आ गई, एक आपके पास ये रिएक्शन आ गई। अब मैं कहूंगी भाई NaOH एक्वस, NaOH एक्वस रिएक्शन करके दिखाओ। अब एक्वस NaOH जो हमेशा सब्स्टिट्यूशन करता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब इसने इस ग्रुप को निकाल देना बीच में से, ये वीकर है, ये वाला वीकर है, ये स्ट्रॉन्गर है, अभी बताया मैंने, तो ये तो निकल जाएगा, तो निकल के जाएगा किसके पास, सोडियम के पास, तो ये इसकी जगह पे लग जाएगा, ROH लग गया और NaCl बन गया। और यहाँ केस में क्या होगा, हम सोचते हैं कि यार सेम ही तो है, बट हमें ये समझना है कि यहाँ पे जो Cl बॉन्ड है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आया हुआ है इसके
इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर जाने के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया हुआ, ये बॉन्ड स्टेबल है, ये जल्दी टूटता नहीं है, तो इसलिए हमें बहुत हार्ड कंडीशन लेनी पड़ती है, जैसे 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर। इस प्रोसेस का नाम भी आपने किया होगा डॉज मेथड या डॉज प्रोसेस। तो इसमें फिर क्या होगा, फिर हाँ OH इसके ऊपर लग जाएगा। बट ये सिर्फ OH लगाने के लिए हमें कितनी कंडीशन करनी पड़ी, 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, इतना प्रेशर मतलब बनाना पड़ा वो काम करवाने के लिए। ठीक है, तो होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ लग गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा ऊपर मैंने अभी कहा था बाद में करवाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ बाईमोलिकुलर रिएक्शंस। बाईमोलिकुलर का मतलब हो गया SN2। ठीक है, SN2 रिएक्शन क्या होती है, इसमें दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं और एक ही स्टेप में होती है। जब कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है तो एक ही स्टेप में होने का मतलब है कि उसी, मान लो जैसे सपोज करो मैं ये वाली रिएक्शन लिखी CH3, ये लिख दिया। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ CHH, ठीक है, ये मैंने क्या किया है, इस तरह से इस कार्बन को लिख दिया ये वाले को। अब मेरे पास मान लो OH नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अब रिएक्शन एक ही स्टेप में होने का मतलब है ये वाला ग्रुप को रिप्लेस करना, हमें पता है ये वीकर न्यूक्लियोफाइल है, ये निकलेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं लिविंग ग्रुप। अब ये लीव करेगा और ये साथ ही साथ इसके ऊपर अटैक कर देगा, ये बैक साइड से लगेगा, ये आगे से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह का कि जो इन्वर्ट हो जाती है कॉन्फ़िगरेशन इसके केस में। ठीक है, जब आप RS निकालते हो आपको पता लग जाता है ना कि इसकी अगर पहले R थी या S हो गई थी, अब पहले S थी तो R हो गई, तो कॉन्फ़िगरेशन मतलब बिल्कुल ही रेसिप्रोकल हो जाती है। अब यही आप देखो, अब एक चीज और भी समझ लग रही है, वो ये लग रही है कि मान लो, अगर मान लो मैं यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप लिख लेता, CH3 C, अब ये वाला जो कार्बन है ये वाला, अब इसके कार्बन 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 में ये टर्शरी है, यहाँ पे क्या था, सारे H ही थे, तो ये वाला कौन सा था, ये प्राइमरी कार्बन था। ठीक है, अब एक चीज और भी समझ में आती है कि जब यहाँ पे जो जो सेंटर वाला कार्बन अगर वो टर्शरी है, कहने का मतलब उसके पास R ग्रुप लगे हुए हैं, तब जब OH नेगेटिव अटैक करने इसके ऊपर आएगा तो उसको बड़ी मुश्किल होगी, इसको लगेगा यहाँ पे तो बड़े बड़े ग्रुप पड़े हुए हैं, तो मेरे लिए तो अटैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो फिर ये इसको बोलेगा कि भाई तू पहले इसको निकाल दे, उसके बाद मैं तेरे पास आऊंगा। फिर ये क्या करता है, फिर C जो Cl को निकाल देता है, फिर ये इस तरह से अरेंज हो जाते हैं CH3 CH3, इस तरह से ये बन जाता है। ठीक है, कार्बोकेटाइन। अब ये जो OH है वो आता है, वो चाहे इधर से अटैक करे चाहे इधर से अटैक करे, मतलब रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी रह सकती है, इन्वर्शन भी इस केस में हो सकती है। अब हमें ये तो एक चीज और भी पता लग रही है कि ये जो बाईमोलिकुलर का जो मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें ये भी पता लग रहा है कि SN2 जो मैकेनिज्म है, या इसके थ्रू तभी सब्स्टिट्यूशन होगी अगर आपका अल्काइल हाइड जो है वो प्राइमरी है। प्राइमरी अल्काइल हाइड जो है वो ऑलवेज प्रेफर टू गो थ्रू द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थ्रू SN2 मैकेनिज्म, जबकि दूसरे केस में क्या होता है, जब टर्शरी होगा तो टर्शरी के केस में हमने क्या देखा है कि वो SN1 के थ्रू प्रोसीड करना पसंद करेंगे, क्योंकि SN1 में रिएक्शन दो स्टेप्स में होती है, एक स्टेप में लिविंग ग्रुप निकलता है और उसके बाद कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, एंड देन उसके बाद उस पर अटैक कर देता है जो न्यूक्लियोफाइल, वो आगे से भी कर सकता है और पीछे से भी कर सकता है, इसलिए इन्वर्शन एंड रिटेंशन दोनों होती है, जबकि इसके केस में क्या था, इन्वर्शन हुई। होप है बेटा आपको समझ लगी होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ये जरूर करके जाना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चन सारे के सारे अच्छे से मैंने समझा दिए हैं। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू।